सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं ये सोच रहा था कि हमें सर आप सोच में ही चले गए सर कि हमें सबसे ज़्यादा सॉलिडारिटी किसके साथ दिखानी चाहिए। देखें, पाकिस्तान तो सब पाकिस्तानियों का है सर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है ये पाकिस्तान उसका ज़्यादा है सर। ठीक है, तो वो जो है वो नौकरी पेशा तबका है। यस सर। तो नौकरी पेशा तबके के लिए सैटरडे जो है वो एक ऐसा, फ्राइडे है बहुत हैप्पी दिन सर कि आगे 2 दिन छुट्टी है। हाँ। सैटरडे है लेस हैप्पी दिन कि जिसमें ये कि आगे 1 दिन छुट्टी है। संडे साहब है ये तो सर अब हमारा शो भी आपको पता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, तो हमारे चेहरे पे, हमारी वार्डरोब पे, हमारी बातों में सर वो जो एक तबका है जो पाकिस्तान को ओन करता है, सर उनकी जो एहसासात जज्बात हैं सर वो हमारे में छलकने चाहिए। सर बिल्कुल छलकने चाहिए सर, और बिल्कुल नौकरी पेशा लोग जो हैं सर उनके ऊपर हमें एतबार भी बहुत है और वही सर मामलात आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन सर एक ख़बर है मेरे पास कि सर एक शख्स है जो नादरा में एम्प्लॉयड थे, उनको निकाल दिया तो हम इसके सर एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। नहीं सर वो बड़ी चीज़ें हुई हैं सर। तो सर आगाज़ इसी खबर से कर लेते हैं। सर ये हैं सर अहमद साहब, ये एक डीजी रहे हैं नादरा के। तो जुल्फ़िकार अहमद साहब जो हैं उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया और सर मामलात बड़े ही संजीदा हैं उनकी। सर आपको पता है इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं जो फेक हैं। फेक न्यूज़ का एक मामला जो है चल रहा है बड़ी देर से। फेक पीपल का मामला सर बड़ी देर से चल रहा है जो हम सोसाइटली डील करते हैं उसको। सर फेक डिग्रीज़ जो हैं उसके अंदर भी हमने ना एक अजीब सी महारत हासिल की है कि वो पायलट लाइसेंसेस क्यों ना हो, वो सियासतदानों से ले के दीगर जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके क्यों ना हो, फेक डिग्रीज़ का एक मसला बड़ा बन गया है। तो ये जो है ज़ुल्फ़िकार साहब इनकी फ़ेक डिग्रीज़ जो हैं वो पकड़ी गई और वो ज़रा सर बड़ा इस किस्म का एविडेंस है जो मैं दोहराऊँगा अभी, जो कि इररिफ्यूटेबल है थोड़ा सा, कि मतलब उसके ऊपर कुछ सवाल निशान एज सच पैदा नहीं किया जा सकता। कहा जाता है सर कि उन्होंने BBA भी किया हुआ है, उन्होंने MBA भी किया हुआ है। उनका BBA था वेस्टवुड कॉलेज वर्जीनिया USA से, और उनका जो MBA था वो भी वर्जीनिया की एक यूनिवर्सिटी थी, वहीं से उन्होंने किया था। अच्छा, अब 1987 में 87 में उन्होंने जब बैचलर्स अपना मुकम्मल किया और उसकी डिग्री हासिल की, ये जो कह रहे हैं जो उसका वेस्टवुड कॉलेज का नाम ले रहे हैं, उस कॉलेज का नाम जो था वो ये था ही नहीं, वो 97 में बना था इस डिग्री हासिल करने के 10 साल बाद। तो थोड़ा यहाँ मसला हो गया, कलिबरी फॉन्ट वाला मसला। सर कलिबरी फॉन्ट वाला मसला है। अच्छा सर डेंजरस। अच्छा सर दूसरा उनका जो MBA वाली डिग्री है सर जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी से, वो भी अंडर स्क्रूटनी है। मसला ये हुआ कि इन्होंने अपनी जो डिग्री है उसको सर उसकी तस्दीक कराई हायर एजुकेशन कमीशन से इक्विवेलेंसी, तो उनको एक प्रोविजनल इक्विवेलेंसी मिली। प्रोविजनल इक्विवेलेंसी ये होती है कि आपका जो काम है वो कभी कभार इक्विवेलेंसी के लिए आपको बनानी पड़ती है आपको, कि आपका काम हो जाए, किसी जगह आप भर्ती होने लगे हैं या आपने किसी पब्लिक ऑफिस को डॉक्यूमेंट जमा कराना है, तो उसके लिए प्रोविजनल इक्विवेलेंसी एक प्रोविज़न है जो हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसको रखती है उनकी। तो उनको वो दे दी गई और उसके बाद उसकी बाकायदा इक्विवेलेंसी नहीं मिली। अच्छा, वो जो प्रोविजनल भी उनको मिली उसके ऊपर जब स्क्रूटनी हुई है तो ये पता चला है कि वो थ्रू फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन वो हासिल की गई थी। तो अब ये DG तक सर पहुँचे हैं ज़ुल्फ़िकार साहब अपने तमाम जो उनके करियर है उसके अंदर, और मैं इस पे सिर्फ सर ये आज बात करना चाहता हूँ कि ये चीज़ तो हो गई, उनको आपने निकाल दिया, उनका डिसमिस कर दिया, नादरा में अब वो एम्प्लॉयड नहीं है। ज़ाहिर है आगे भी उनका गवर्नमेंटल करियर जो है वो काफ़ी टेंटेड रहेगा और ये बड़ी हैरानकुन बात होगी उनको कोई और ऑफिस मिल जाए होल्ड करने के लिए। बट यहाँ तक बात कैसे पहुँची सर? मतलब 87 की एक डिग्री जमा हुई, उसकी तब स्क्रूटनी नहीं हुई, वो नादरा में एम्प्लॉय हुए, वो किसी और
सरकारी महकमे में शायद गए हों और वहाँ पे वो एलिवेट होते होते डीजी बन गए नादरा के अंदर। अब जाहिर है नादरा के अंदर जो द पर्सन हु कॉल्स द शॉट्स इज़ द चेयरमैन, और ये चेयरमैन साहब के ही एक इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने जारी रखी उसके तहत ही ये शख्स जो है डिस्कवर हुए और उनके तहत ये शख्स जो है अब वहाँ से बाहर निकले। बट दैट बीइंग सेड, इसके ऊपर तो सर एक प्रोब फिर खुल सकता है कि कैसे कैसे लोग हैं जिनकी जाली डिग्री जो हैं जो वो जाली हैं, और ये जो और सर फॉरेन डिग्री को अगर आप तस्दीक नहीं हुई हुई, जो कि बहुत ढेर सारी होंगी, तो इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रें डलनी चाहिए। सर देखें, बुनियादी बात ये है, आई डोंट नो, मेरे ख्याल है शायद ये इन्होंने इसके बाद मास्टर्स के बाद पीएचडी भी की शायद, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन एमबीए तक हमें पता है। एमबीए तक इस तरह के बहुत सारे, मैं इनकी बात नहीं करता, चलें इनको छोड़ दें, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नीचे की डिग्रीज शायद ठीक नहीं है, हमने ऐसा सुन रखा है, ऊपर वाली डिग्रीज ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि ये आप किसी इदारे में काम कर रहे हो और इतने सालों से कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपकी डिग्री चेक हो जाए। देखें, आप अगर एक एम्प्लॉई के अंडर, तो मैं आपकी हर साल इवेलुएशन कर रहा हूँ, वो चाहे आपकी सैलरी बढ़नी है या नहीं बढ़नी इस मद में कर रहा हूँ, या आपको इस डिपार्टमेंट में रखना है या नहीं रखना इस मद में कर रहा हूँ, किसी भी मद में कर रहा हूँ, आपकी ईयरली इवेलुएशन हो रही है। बात यह है कि आपकी डिग्री तो मुझे कभी चेक करने का ख्याल ही नहीं आएगा। अच्छा, अगर किसी की डिग्री चेक हो रही है ना, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा चांसेस बात है कि ये मुखबरी हुई है। इस केस में, किसी भी केस में, अगर किसी की डिग्री मतलब उसने पिछले साल जो काम किया है वो काम ठीक किया है या गलत किया है, ये इवेलुएट नहीं किया जा रहा, किया ये जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से 15 साल पहले उस बंदे ने जो डिग्री की थी वो ठीक थी कि नहीं ठीक थी, ये इवेलुएट किया जा रहा है। तो किसी की मुखबरी हुई होगी ना, वरना इतनी पेन कौन ले। मैं तो नहीं लूँगा अपने एम्प्लॉय की इतनी पेन। मुझे कोई आके ये कहे कि जी आपके एम्प्लॉय ने ना पिछले साल काम नहीं ठीक किया, तो मैं मरने मारने पे तुल जाऊँगा, ये तो मुझे समझ में आते हैं। उसने आज से 15 साल पहले क्या किया था मेरी बला से। अच्छा, ये इसलिए ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुमान होता है, वी डोंट नो, गुमान होता है कि जी ये ना मुखबरी है। अच्छा, फिर वही बात है, मुझे लगता है कि ऐसे मौक़ों पे करना यही चाहिए कि जी आप, खैर मैं ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने इनको निकाला है गलत किया है, क्योंकि जब हायर किया गया था नादरा में, तो नादरा की एक ये लिखी हुई बात है कि जी क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपके पास फ़लाँ डिग्री हो और वो लेजिटिमेट डिग्री हो, ठीक है। तो अगर इन्होंने वहाँ पे गलत क्लेम किया था और अब उनको निकाल दिया है, तो हम उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकते निकालने पे। मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि इसमें जो एक नुकसान हुआ है वो सिर्फ इतना हुआ है, वो जिस तरह हमारे एक वो बलूचिस्तान के पुराने चीफ मिनिस्टर भी थे जो कहते थे डिग्री होती है। अच्छा, वो बात वो मजाक में करते थे, ज़ाहिर है, आई होप लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि यार देखें, एक बंदा हायर हो गया, जैसे भी हो गया, अब उसकी परफॉर्मेंस देखें। अगर तो वो मज़ीद रेवेन्यू लाने में कामयाब हो गया है, अगर तो वो उस रेवेन्यू को मज़ीद बेहतर तरीके से ट्रिकल डाउन करने में कामयाब हो गया है, तो इसका मतलब है कि फिर वो एक एसेट है टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ये कामयाब नहीं हुआ तो फिर वो लाइबिलिटी है। अच्छा, डिग्री थी या नहीं थी, मैं तो अब क्योंकि बहुत उस डायमेंशन में जा रहा हूँ, जोन में जा रहा हूँ कि डिग्री कोई अच्छा पैमाना है ही नहीं इस बात का कि बंदा काबिल है। बिल्कुल सर, मैं आपसे इस चीज़ में एग्री करता हूँ, और मैं चाह ये रहा था कि हम इस नुक्ते पे आ जाएं। एक तो सर ये बात कि मैं दो पॉइंट्स करूँगा, फिर इसी पॉइंट पे हम आ जाएंगे। एक तो ये कि जो इदारा हमने बनाया है लोगों को वेरीफाई करने के लिए, अगर उधर ही जो डीजी लेवल पे शख्स बैठा है और वो ख़ुद एक वेरीफाइड शख्स नहीं है, तो ये फिर सवाल किस पे उठता है, इदारे पे उठता है या वहाँ पे उठता है? ज़ाहिर है इदारे को स्क्रूटनी बेहतर करनी चाहिए। अच्छा, आपने अगर एक प्रोटोकॉल रखा है, सर हम तो सर डिग्री को इतना सीरियस लेते हैं कि दुनिया जहान की हर चीज़ जो है इस मुल्क के अंदर अगर आपने करनी है, गवर्नमेंट से अगर डील करना है, तो वो कहते हैं डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी किस्म की होनी चाहिए, बैचलर्स होना चाहिए आपके पास। अच्छा, इसका तो मतलब है सर कि गवर्नमेंट में भी तनकीद इस हद तक तो हो सकती है कि आपने जब एक शख्स को रख लिया तो उन्होंने अगर मिस रिप्रेजेंट किया और को फ्रॉड किया HEC से, तो सर बात तो होगी ना दो इदारों की। उन्होंने HEC को भी फ्रॉड किया और फिर उन्होंने नादरा में भी फ्रॉड किया डिग्री का। तो दो ऐसे इदारे हैं जिनके अंदर गैप्स हैं, तो उन गैप्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सर मैं अपनी फ़ॉरेन डिग्री जो है वो करा चुका हूँ, उसकी तस्दीक और उसकी इक्विवेलेंसी बना चुका हूँ, और बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, उसके अंदर बड़ी स्क्रूटनी होती है। ना सिर्फ ये सर, बल्कि मेरी यूनिवर्सिटी
कि जो एक शख्स हैं जो वहाँ बैठे होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, उनका मुझे ईमेल भी आई, उनकी मुझे कॉल भी आई कि जी एक इदारा है पाकिस्तान में, आपके मुल्क में, जो आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, हम उनको दे दें आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स। मैंने कहा जी बिल्कुल फराहम कर दें। तो इस लेवल तक चीज़ें होती हैं। अब इन्होंने, जुल्फ़िकार साहब ने कैसे उस चीज़ को मनूवर किया ये हमें नहीं पता। ये आने वाले दिनों में शायद पता चल जाए। वैसे तो मेरा ख्याल है कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि इस मामले को यहाँ पे शायद गवर्नमेंट हुकूमत ख़त्म करना चाहती है, बंद करना चाहती है। एक तो ये बात होगी। दूसरा सर इस चीज़ पे आ जाएँ कि अमंगस्ट ऑल दिस स्क्रूटनी एंड डिबेट कि जी एक डिग्री की हैसियत क्या है और कितनी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में तो अभी तक हैसियत बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि लोगों को निकाला जा रहा है या रखा जा रहा है उस बेसिस पे। तो आप अब दुनिया जो है, आज से जो बच्चा आज यूनिवर्सिटी गया है और 4-5 साल में ग्रेजुएट होगा और वो किसी सरकारी महकमे में जा रहा हो, कहीं भी जा रहा होगा, क्या वो डिग्री मैटर करेगी? कोई शख्स जो आज स्कूल जा रहा है, कल को दुनिया इस किस्म की होगी अब तब तक भी कि यार आपकी डिग्री मैटर करती है या आपका ऑन जॉब एक्सपीरियंस मैटर करता है, आप जो काम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे इनके क्रेडेंशियल्स का इस डिग्री के अलावा नहीं पता कि हाउ ही वाज ऑन हिज जॉब, मे बी वाज गुड, मे बी वाज बैड, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन सर मुस्तकबिल में जब इस किस्म के लोग आएंगे और काम करेंगे, यंग होंगे, और फ़र्ज़ करें उनके पास डिग्री नहीं है, तो वो फिर इसका मतलब है कि एक कागज़ के टुकड़े की वजह से आपकी पूरी वर्थ है आपकी। ये मेरा ज़हन जो है मानने को इनकार करता है फ़िलहाल। वो सर सूट एक शो है सर अमेरिकन वकीलों के बारे में, न्यूयॉर्क के अंदर बेस्ड है, जिसके अंदर एक शख्स जो है वो वकील बन जाता है विद नो फॉर्मल ट्रेनिंग, लेकिन वो स्किल उसकी इतनी होती है कि उसके पास लाइसेंस नहीं होता। वो झूठ बोलता है कि मैं हार्वर्ड गया होता हूँ यूनिवर्सिटी, असल में हार्वर्ड नहीं गया होता वो। तो वो शख्स जो है वो बड़ा ज़बरदस्त वकील होता है। सो वो शो ही उसकी शो की बुनियाद ही है कि आया अब आने वाले सालों में ये जो हमारी यूथ है, क्या ये फैक्ट्री एक लगी हुई है जिसके अंदर आप यूनिवर्सिटियों में जाएं, एक कागज़ लेके आ जाएं तो आप ठीक हैं। जो शख्स आपसे ज़्यादा हुनर रखता है, आपसे ज़्यादा स्किल रखता है, लेकिन उसके पास वो कागज़ नहीं है, तो क्या वो एम्प्लॉयबल नहीं है? बिल्कुल। एक तो जो आपने बात की ना कि हम डिग्री की जो है वो बहुत कदर करते हैं, हम उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, आप अगर नहाने लगे हैं और पानी का जो टेम्परेचर है वो उसका डिग्री सेंटीग्रेड अगर ज़्यादा है तो आपका पेंडा सड़ सकता है, ठीक है। तो हम डिग्री की इतनी अहमियत करते हैं सर, बिल्कुल हम कदर करते हैं। अच्छा, बाकी जो है ना कि ये बात कि मुस्तकबिल में क्या होगा, आप मुस्तकबिल को छोड़ दें, मतलब आपका मुस्तकबिल का जो आप कह रही हैं वो 10 साल सोच रही हैं, 20 साल सोच रहे हैं, 30 साल सोच रहे हैं, मैं आपको 2024 बता देता हूँ, ठीक है। मैं बजाते खुद और मेरे जानने वाले कोई कम से कम 5 से 7 और लोग उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। और देखिए, हमें जो है ना कभी भी कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के, लेकिन हम पढ़ाना चाहते थे। उसकी 2 वजूहत थी। एक तो हम चाहते थे कि अगर कुछ आता है तो आगे यूथ को ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरा ये है कि यूथ के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे, इंटरेक्शन रहेगी आपकी, तो शायद हमें भी पता लगता रहे कि अच्छा आगे क्या होने को जा रहा है। अच्छा, ये जो एक कानून पास हुआ जिसमें ये था कि, और हम जाहिर है हमेशा से हायर होते थे यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, नॉट एज अ टीचर, ठीक है। वो जब वो आ गया कानून कि जी अगर जो बंदा पढ़ाने आ रहा है वो अगर एमफिल नहीं है तो उसकी वो जितना मर्जी होगा बड़ा प्रोफेसर, उसकी वो या प्रोफेशनल, उसकी जो तनख्वाह है वो मज़ीद कम होगी क्योंकि वो एमफिल नहीं है। तो फिर हुआ ये कि जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने सोचा कि फिर हम नहीं पढ़ाते, वो जो हमें शौक़ है यूथ के साथ वक्त गुजारने का वो हम किसी और तरह पूरा कर लेंगे। सो ये जो आप बात कर रहे हैं मुस्तकबिल की, मैं आपको बता रहा हूँ कि नुकसान आज से हो चुका है। सर मैं आपको इसके अंदर से अगर ऐड कर सकूँ, सर आपको पता है मैं भी पढ़ाता हूँ, अभी मैं इंगेज्ड हूँ एक इंस्टीट्यूशन के साथ जहाँ पे मैं मीडिया ही पढ़ाता हूँ। और ये जो चीज़ है ना सर, आपके पास फलानी डिग्री होगी तो आप इस लेवल तक पढ़ा सकते हैं, उसके बाद अगर आपने और मज़ीद लोगों को, बच्चों को पढ़ाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा सर, मुझे बात बताएं, आजकल एक रुझान बन गया, हमारे मुल्क में बना है ये कि आपने बैचलर्स किया, अच्छा जी फ़ौरन मास्टर्स कर लो। अच्छा, ये एक बड़ा ही, और उसके बाद मास्टर्स करने के बाद एक काम करें आप ना, अब उस लाइन पे लग जाएं,
कि आप एमफिल या पीएचडी या वो उसमें ना मतलब एक शख्स जो है वो मतलब तकरीबन को 10-12 साल पढ़ता ही रहे। इट्स अ जोक, इट्स अ जोक। ये सारी चीज़ें जो हैं सर, इनके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी है जो वेस्ट ने, क्योंकि सर ये कंसेप्चुलाइज तो वेस्ट ने किया था ना। ये डिग्रियां भी जो हैं, जो हम ये नाम भी जिक्र करते हैं, ये को हमारी बनावट तो है नहीं। बैचलर्स मींस कि आपने इस हद तक पढ़ाई कर ली है अपनी स्कूलिंग के बाद और बैचलर्स के बाद कि अब आप एम्प्लॉयबल हैं एक किसी कंपनी में, किसी दफ्तर में, किसी भी जगह, या आप खुद एंटरप्रेन्योर बन जाए। उसके बाद अगर ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी अगर एक कैपेसिटी ख़त्म हो गई है मज़ीद कंट्रीब्यूट करने के लिए और आपको एलिवेट करना है, उसके लिए आपने और पढ़ाई करनी है, तो लोग कहते हैं यार मैं थोड़ी देर काम रोक के मास्टर्स कर लेता हूँ। अच्छा, उस मास्टर्स के अंदर आपको मज़ा आया है, उसके बाद जाके आप मास्टर्स लेवल पे किसी नौकरी पे लगे हैं, आफ्टर ब्रेक, आफ्टर करियर, आपका करियर वहाँ से शुरू हुआ, वापस आपने उसके अंदर एक्सपेंड किया। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मैं इतना एक्सपर्टीज़ मैंने हासिल की है वर्क एक्सपीरियंस से, अब मैं इसके अंदर मज़ीद डिग्री कर सकता हूँ, वो एमफिल पीएचडी हो सकती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये है कि पेरेंट्स इंक्लूडेड और यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज पता नहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज इसको फ़रोग देती हैं कि यार आप एक काम करें, आप हमारे पास आ ही गए हैं और ये बच्चा आपका ठीक है, तो इसको 10-12 साल हमारे फीसें लें इनसे। तो ये सर बड़ी गलत बात है। और इस सब चीज़ को डे 1 जब यूनिवर्सिटी में जाएँ आप और आपकी एंट्री हो, तो एक कोई उस्ताद होना चाहिए, वो मैं बनने को तैयार हूँ, जो ये बच्चों को समझाए कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना बड़ी एक अजीब सी बात है। सर आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स की बात कर रहे हैं। मेरे अपने भांजे, मेरे अपने जानने वाले अमेरिका में, उन्होंने हाई स्कूल के बाद बैचलर्स करने से पहले 3 साल इंटर्नशिप की है कि जी हमने कानून पढ़ना है, मतलब हमने बैचलर्स में कानून में जाना है, तो 3 साल पहले पैरालीगल का इंटर्नशिप करते रहे। मतलब वो लोग अब बैचलर से पहले इंटर्नशिप कर रहे हैं 3 साल, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पीएचडी तक बगैर नौकरी के ही चले जाओ। सर बिल्कुल। और सर इसके अंदर सर अगेन लास्टली जो बात है वो ये है कि यहाँ पे अब अनफॉर्चुनेटली आप कितनी एज पे मास्टर्स कर सकते हैं उस की भी कोई अपर एज लिमिट लगी हुई है, मैंने सुना है। एमफिल पीएचडी के ऊपर भी अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 साल की उम्र के बाद अगर आपने कानून पास किया है तो आपको लाइसेंस नहीं देते। बारह सर ये अजीब चीज़ें हैं, इसके अंदर हमारी इंस्टीट्यूशंस को भी रिविजिट करना चाहिए। ये खबर तो अपनी जगह रही, लेकिन अगेन इस सारे डिग्री वाले मैकेनिज्म को थोड़ा सा मजीद देखना पड़ेगा। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। तो सर ऐसे है कि एक लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा दोहराया गया है इस साल, मतलब अगर आप पाकिस्तान की हद तक अगर गूगल सर्चेस मारें तो उसके अंदर भी वो टॉप पे तो नहीं होगा, लेकिन बड़ी अच्छी पोजीशन पे होगा, वो है ब्रेन ड्रेन। कि जो स्किल्ड लोग जो तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान में ना रहने का फ़ैसला करते हैं और ओवरसीज़ जाने का फ़ैसला करते हैं, उनकी तादाद में एक ठीक ठाक इजाफा हुआ है। 2024 वो ऐसा साल है जिसके अंदर हमने ये चीज़ बहुत बढ़ती हुई देखी। तो कुछ सर हमारे पास फिगर्स हैं, मैं वो दोहरा दूँ फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल इकनॉमिक्स जो है उन्होंने ये बताया कि इस साल 2024 में अब तक 2,81,000 पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर गए, और ये सारे जो हैं किसी न किसी स्किल्ड शोबे से अपना मुंसलिक है। उसके साथ साथ एक और आया था गैलप की तरफ से जो पोल था, उसमें तो फिगर कोट होता 7 लाख लोग। तो 7 लाख तो नहीं है उनके मुताबिक, क्योंकि जो इस साल क्योंकि जो ओवरसीज एंड इमिग्रेशन ऑफ पाकिस्तान का एक को जो फिगर है वो भी 200,000 281 को ही तस्दीक करता है उस चीज़ की। अच्छा, उसके साथ साथ सर ये जो PIT पाइड है, जो उन्होंने एक और भी फिगर दिया है कि 2022 से ये मामला शुरू हुआ है कि आपकी जो यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, जो डिग्री होल्डर्स हैं, पहले हम डिग्रियों की बात कर रहे थे, वो डिग्री होल्डर्स में से 62% 62% जो हैं वो अब एक फ़ैसला कर बैठे हैं कि ड्यू टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी ना मिलना और मईशी सूरत हाल जो है उसकी बेसिस पे वो मुल्क से जाना चाहते हैं। तो सर एक फ़्लाइट हो रही है बहुत ज़्यादा लोगों की जो गए हैं इस साल, तो बहुत सारे लोग गए हैं। अब डोमेस्टिक मार्केट में ये लोग जो हैं ये किसी किस्म के स्किल्ड काम में शरीक नहीं होंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं
कि एक नंबर 1 आया ये 2023-24 वाला जो साल है उसी में क्यों ये हुआ, नंबर 1। नंबर 2 सवाल ये है इसके अंदर कि अगर तो चलें हो गया है तो अब इसके बारे में करना क्या है। और सबसे जो अहम सवाल है इसके अंदर कि आने वाले सालों के अंदर इस चीज़ को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आज वो क्या इक़दामात हैं जो हुकूमत उठा सकती है ताकि आज से इसके ऊपर काम शुरू है। तो सर इसके ऊपर ज़रा बात कर लें। एक तो ये कि हुकूमत नहीं चाहती, ऐसी हुकूमत कोई चीज़ नहीं चाहती कि लोग रहें यहाँ पे, लोग यहाँ पे रहें। अच्छा, बल्कि यहाँ तक कि अगर आप हुकूमत से, मैं आपको ये बेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे बुला लें हुकूमत का जो रिप्रेजेंटेटिव बुलाना है, ये कुर्सी है, ये सोफ़ा आपके पास है, आप बुला लें कल, ठीक है, वो आपको ये कहेंगे कि जी हम तो बड़े खुश हैं, हम तो इस चीज़ को एक अचीवमेंट गिनते हैं कि हर साल कितने ज़्यादा लोग हम बाहर भेज सके। हमने जो है बाहर को लोग प्रोवाइड किए, वो अब कमाएंगे, वापस रेमिटेंस भेजेंगे, ये तो यहाँ पे एक सक्सेस गिना जाता है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ वो आपको ये कहेंगे कि जी ये जो है ना हर साल फ़्लाइट होती है, लोग जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि हर साल पिछले साल से ज़्यादा लोग जाते हैं। अच्छा, वो बात उनकी इस लिहाज से ठीक भी है कि आबादी हमारी जिस तनासुब से बढ़ रही है तो उसमें है जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं और काबिल बना सकते हैं, जाहिर है उनकी आबादी भी बढ़ रही है। जब ओवरऑल जब आबादी बढ़ रही है तो हर तरह के लोगों की आबादी बढ़ रही है। तो इसी तरह के वो जो लोग हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा और काबिल कर सकते हैं वो भी बढ़ रहे हैं और वो अपने इवेंचुअली लोगों को, बच्चों को बाहर पहुंचा रहे हैं। सो हो क्या रहा है कि यहाँ पर ऐसे तमाम लोग जो पढ़ने लिखने के काबिल हैं, वैसे काबिल हैं, वो बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे तादाद किनकी बढ़ रही है, जो कि काबिल नहीं है। सो इस चीज़ को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। बाकी अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इसका रोकने का क्या तरीका है तो मैं आपको 3 पॉइंट एजेंडा दे दूंगा, आगे आपकी मदद। सर अभी आपका 3 पॉइंट एजेंडा हम लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सर मैं अगर ऐड करता जाऊँ। एक तो ये वाली बात कि लोग क्यों जा रहे हैं, देखिए एक तो ये होता है कि एक परसेप्शन क्रिएट होती है कि मज़े आ रहे हैं, मामलात ठीक हैं, जो इस मुल्क में ये चीज़ रह चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि ये बदरी बढ़ते रहे हैं, इसका मतलब है किसी ज़माने में ये बहुत नॉन एग्जिस्टेंट भी थे और हमें इनका इतना फेस नहीं करना पड़ता था। उसके साथ साथ सर हमने कभी इस चीज़ को जो आपने पहली वाली बात थी उससे मैं बाकायदा तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि देखें एक ज़माने में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये बात जो थी ये बड़ी प्रमोट की थी कि अब हम जाके वहाँ पे काम करेंगे। वो मेनली सऊदी और मिडल ईस्टर्न एरियाज़ की बात कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ को फ़रोग़ भी दिया गया, जो कि मेरे ख्याल में अभी तक पॉलिसी एक हद तक इस्टेब्लिश्ड ही है। जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही हमारे वीज़े खुलवाए थे इस यूएई वाली बेल्ट के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ये नहीं कि हम जाके को हम कंट्रीब्यूट करें इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड लेबर, ये तब तक जो बात थी लेबर की बात थी। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है स्किल्ड लोग भी चले गए, ये बात बिल्कुल बजा है। अच्छा, उसके अलावा डॉक्टर्स की हद तक सर जो फिगर है वो सबसे ज़्यादा बुलंद है, सबसे ज़्यादा बताया जाता है। उसके अंदर मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर जो जिसके जो रखता है ये काबिलियत रखता है या स्कॉलरशिप मिल जाती है उनको या पैसे रखते हैं कि वो बाहर जाके अपनी डिग्री हासिल करें, क्योंकि वो बाहर जाके डिग्री जो ज़्यादा यहाँ पे मानी जाती है, तो वो पढ़ गया तो बाहर बहुत सारे बाहर ही रह जाते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पे हाउस जॉब के बाद अपनी मतलब फेलोशिप की, जो भी कहते हैं उसको, वो करके वो वहीं रह गए। तो ये एक फिगर उस पर भी कंट्रीब्यूट करता है। लास्टली सर कि आगे हुकूमती जो रद्द अमल है उसके ऊपर क्या होगा, वो तो बड़ा आसान है। वो तो ये है कि देखिए कोर्ट क्या हो रही है चीज़ कि जी नौकरी हमें मिलती नहीं और मईशी सूरत हाल ख़राब है। चलें, मईशी सूरत हाल इस वक्त थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। उसकी जो भी वजूहात हैं वो हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो एक डेफिनेटली एक सर फैक्टर है। और मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा हमारे पिछले सेगमेंट के ऊपर, जिसके अंदर हमने मास्टर्स और बैचलर्स की बात की कि अब हमारा एम्प्लॉयर भी इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, इसको फ़रोग़ देने का, कि यार आपने तो सिर्फ बैचलर्स किया है, आप मास्टर्स करके हैं, फिर हमसे बात करें, फिर ना आपको नौकरी पे रखेंगे। तो सर ये एक ना बड़ा इन टेंडम अप्रोच चल रही है हमारी यूथ के साथ कि यार आप मास्टर्स नहीं करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ बैचलर्स करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जब मास्टर्स चलें करके हैं फिर बात करते हैं इस बारे में। तो जो बंदा बैचलर कर चुका है और वो कहता है यार कि मेरे पास थोड़ी सी कमर है इस चीज़ की कि मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर चला जाता है। देखिए, जो आपने जिक्र किया ना जिन लोगों का, अगर तो किसी ने अभी तक सिर्फ बैचलर्स किया है, उसके बाद मुश्किल से 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है और उसको बाहर जाने का मौका मिल रहा है, तो वो तो नहीं छोड़ेगा, और वो तो आज से शायद पहले भी नहीं छोड़ता था।
जो असल ख़तरे की घंटी है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, और वो ये है कि अब जो आपके ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो आपने डॉक्टर्स का जिक्र किया जो बाहर से USMLE भी कर चुके हैं, वो करके वापस आ चुके हैं और वहाँ पे भी उनका 10 साल का एक्सपीरियंस था, अब यहाँ भी एक्सपीरियंस हो गया, अब वो भी बात तोल रहे हैं कि यार वापस ही चलते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि नए तो बच्चे चलो जा रहे हैं, वो पुराने भी नहीं ठहर रहे, इसका क्या मसला है? तो इसका मेरा ये ख्याल है कि जाहिर है आप जितनी किसी भी चीज़ की को अच्छी तरह देखेंगे, आप उसकी गहराई में जाएंगे, बहुत सी परतें मिलेंगी आपको, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, सब कॉम्प्लेक्स होती हैं। लेकिन अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको जो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला देता हूँ, और वो ये है सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर अब जाहिर है आप सिर्फ IT प्रैक्टिशनर होना आपका ज़रूरी नहीं है। अब आप अगर डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, कुछ भी हो, इंटरनेट की एक्सेस और तेज़ इंटरनेट की एक्सेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ये कहते हैं कि जी वो हमने तो सिर्फ ट्विटर बैन की, बयान है ट्विटर तो पाकिस्तान की सिर्फ 1% आवाम यूज़ करती है, तो ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ये क्यों लोग शोर मचा रहे हैं? देखें ये इन बुज़ुर्गों को, और मैं एजिस्ट हो रहा हूँ, लेकिन ये हमारे हुक्मरान बुज़ुर्ग हैं बेचारे, इनको पता ही नहीं है कि आपने अगर कोई एक ऐप या कोई एक वेबसाइट ब्लॉक करनी है तो उसका तरीका क्या होता है कि डाटा पैकेट्स जो आते हैं उन सब को रिव्यू करना पड़ता है। सो इवेंचुअली नतीजतन सब आपकी वेबसाइट्स जो है वो स्लो हो जाती हैं, इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो आपने सिर्फ ट्विटर ब्लॉक नहीं किया, आपने तमाम इंटरनेट स्लो कर दिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की कोई वक़्त नहीं है। आप अगर एक शरीफ आदमी है तो आपको आपका किराएदार भी तंग करेगा और आपको आपका मालिक मकान भी तंग करेगा, क्योंकि वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि अब तमाम लोगों की एक्सेस में है मोबाइल, जिससे वो देख रहे हैं पूरी दुनिया, और वो ये कह रहे हैं कि बाकी दुनिया में जो लोग हैं जो हमारे जितना कमा लेते हैं, बात ये नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो ज़्यादा कमा लूँगा, बात ये है कि मैं जितना यहाँ पे कमाता हूँ इसमें जो बाहर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वो उस पैसे को बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरे पास क्या है? सर मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, इसी के ऊपर हम एलैबोरेट करेंगे और हमारी अगली खबर भी इसी से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आपका एक पॉइंट चल रहा था, ब्रेक लेनी पड़ गई उसके बीच में, कि यहाँ पे मौके जो एम्प्लॉयमेंट के हैं उसके बावजूद एक और चीज़ जो यूथ शायद मांगती है गवर्नमेंट से और माशरे से, वो ये है कि ज़रा उसके अंदर और चीज़ें करने को हों, कोई समथिंग जो एक फैक्टर ऑफ सोशल लाइफ के अंदर इन्हांस करने के लिए, वो भी नहीं मिलता। और बाहर अब क्योंकि तमाम चीज़ें एक्सेसिबल है फ़ोन के ऊपर, तो वो देखते हैं कि बाहर लोग जो उनकी इनकम ब्रैकेट के अंदर कमा रहे हैं, तो और दीगर काफ़ी चीज़ हो सकती है, कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, उसमें थिएटर हो सकता है, उसके अंदर स्पोर्ट्स हो सकती हैं, तो उनसे महरूम क्योंकि रहते हैं वो लोग, तो इसलिए भी बाहर जाना ये आप पॉइंट क्रिएट कर रहे थे। ये मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, आपने जो मिसालें दी वो तो दी ही दी, जो चीज़ें प्रोहिबिटेड भी समझी जाती हैं आपको वो भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि अगेन वो दुनिया में एक्सेसिबल हैं, अवेलेबल हैं। लोग अब देखते हैं मोबाइल से और वो कहते हैं कि जी अगर बाकी कर रहे हैं या वहाँ पर है तो यहाँ पर क्यों नहीं है, हम करें ना करें, ये हमारी चॉइस है, अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब तो मतलब देखें अगेन, एक तो सऊदी अरब बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि जिस तरह वो अब सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जब वो नहीं भी करता था, देखें आप ये ना, आप तब भी उनकी मिसाल नहीं दे सकते। आप उनकी मिसाल क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि तब भी सबको पता था कि जी वहाँ पर एक उसूल है कि आपने इतनी ड्राइव करके बहरीन जाना है, बहरीन की कौन सी वाली स्ट्रीट है और वहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है। सो उनको क्या नहीं पता था? उनको पता था, उन्होंने ये एक्सेस दी हुई थी। ठीक है। सो यहाँ पर भी आपको एक्सेस किसी ना किसी तरह देनी पड़ेगी। अब अगर आप ये सोचेंगे ना कि हम एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करेंगे, हमने 77 साल ये करके देखा है कामयाबी से कि एक हमने नैरेटिव बनाया जिसकी वजह से हमने वो कोलू की तरह लोगों को ऐसे उनका विजन टनल कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहीं राइट लेफ्ट देखा ही नहीं, और वो जैसे हमने उनको हाँका वो हाँकते चले गए। अब ये नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी बड़े साइंटिस्ट ला के बिठा दें अपने नैरेटिव मेकिंग मशीन पे, दे विल फेल, एंड दे विल फेल स्पेक्टेक्युलरली।
नाउ यू विल हैव टू डू व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज। बिल्कुल सर, और इसके अंदर हमने 1-2 दिन पहले ये सऊदी अरेबिया कल ही बात की थी कि अब जो फीफा वर्ल्ड कप है 34 वाला वो सऊदी में होगा। अब देखें वो अब से अपनी 9 साल की प्लानिंग जो है वो आज से करेंगे। 9 साल बाद वहाँ पे पूरी दुनिया डिसेंड करेगी एक वर्ल्ड कप देखने के लिए, उसकी तैयारी आज है। तो अब तो सऊदी जो है वो एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल बनने लगा है, कंस्ट्रक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, हर लिहाज से वहाँ पे जो मौके हैं वो अब अगले 9 साल बढ़ने लगे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है ये कुछ छोटा नहीं है, स्टेडियम्स बनने, बड़ा कुछ होना है वहाँ पे। तो वो अब क्योंकि विन कर गए हैं उस बिड को कि जी फीफा अलाउ करे हमें होस्ट करने के लिए, और कतर वाली एग्जांपल क्योंकि है उनके पास, तो सऊदी वाज अ वेरी क्लियर विक्टर इस चीज़ के अंदर, और वो इस चीज़ को बाकायदा तौर पे मिल्क करेंगे सर। और यहाँ से बहुत शख्स जो हैं, बहुत लोग जो हैं स्किल्ड, वो इस चीज़ में पार्टेक करेंगे। ये एक बात है जो जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सर बारह सर इसी से ताल्लुक़ रखने वाली एक और ख़बर हम कर लेते हैं सर कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब, उन्होंने आज जो प्राइम मिनिस्टर की कमेटी है ऑन आईटी रिमिटेंसेस, मुझे तो पता नहीं था इसकी कमेटी भी एग्जिस्ट करती है, उसकी एक मीटिंग चेयर की जिसमें उन्होंने पीएम साहब को आगाह किया इस चीज़ से कि जो आईटी फर्म्स हैं वो पूरी तरह जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं उसकी रिमिटेंस यहाँ पे नहीं लेकर आ रहे। ये बाकायदा तौर पे उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी। अच्छा, उसके अंदर सर फिगर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो फ्रीलांसर्स हैं इस मुल्क के अंदर, कहा जाता है कि 2.32 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 20,32,000। उन 20,32,000 में से जो अकाउंट्स जिनके लोगों के यहाँ पे हैं सिर्फ 15% जो है वो 38,000 हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर, बाकी सारे अपना पैसा बाहर रखते हैं। इस चीज़ की निशानदेही करते हुए इसके ऊपर लाए अमल जो तय हुआ है वो ये फ़िलहाल ये हुआ है कि जी हम इनको एक टैक्स फ्री तो नहीं बट एक स्टेबल टैक्स पॉलिसी देंगे। स्टेबल टैक्स पॉलिसी का मतलब ये होता है कि सर अब से लेके अगले बजट तक यही टैक्स लगेगा उसके ऊपर, उसके बीच में उसको चेंज नहीं करेंगे। अगले टैक्स के अंदर जब हमारा दिल करेगा हम उसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि शायद हुकूमत ये ना हो शायद, लेकिन अगर ये भी हुकूमत हो तो जाहिर है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आपको अंदर गुंजाइश निकालनी है तो आप इधर से निकाल सकते हैं कि इनकी टैक्सेशन हैवी करते हैं। एक तो ये बात। दूसरा सर इसका मैकेनिज़्म जो है वो यही है कि जो शख्स यहाँ पे काम करके उसको बाहर बेचता है, मतलब वो एक आपकी फ़िज़िकल गुड नहीं है, वो आईटी एक्सपोर्ट है। तो एक तो उसके अंदर जो फ्रेट वाला मसला है, बाकी मसला है वो है नहीं, आपने किसी को उनका काम ईमेल ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके फिर आपको पैसे मिल जाते हैं। अब वो पैसे आपको वहाँ पेमेंट करते हैं वो, अब उसके बाद उन पैसों के साथ आप क्या करते हैं, उनको रिमिट वापस करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग बात है। और ये लोग जो हैं इस वक्त इन स्टैट्स, और ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद कोट कर रहे हैं, इसके मुताबिक नहीं कर रहे। सर अगेन बहुत माजरत में बीइंग एजिस्ट, लेकिन सर हमारी ये बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे बुजुर्ग जाहिल हैं। सर मैं इस चीज़ से तो खुशी हुआ कि ये बुजुर्गान इस चीज़ की निशानदेही तो कर रहे हैं। हाँ, निशानदेही कर रहे हैं, बट फिर वही बात है कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो गलत है कि जी वो लोग जो है वो पैसा बाहर रखते हैं, वो लेके नहीं आते। देखें अगर वो 20 लाख समथिंग आपका जो फ्रीलांसर है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो 20 लाख समथिंग जो आपका फ्रीलांसर है वो इतना यहाँ पे कंफर्टेबल है कि उसको अपना पैसा वापस लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि यार बस ठीक है मेरे यूएस अकाउंट में पार्क्ड रहे, व्हेन आई विल गो टू यूएस आई विल स्पेंड इट देयर। देखिए इतना आपका 20 लाख बच्चा इधर खुश होता है तो यहाँ पे लोग फाइनल कॉलों में शेल थोड़ी खा रहे होते, बुनियादी बात, या बाहर ना जा रहे होते। बात यह है कि यहाँ पर आपका जो अपने वॉलेट में पैसे लेता है, वो वॉलेट चाहे पेयोनीर का है, वो वॉलेट चाहे वाइज का है, वो वॉलेट चाहे किसी भी, मतलब वो वॉलेट है, ठीक है, पैसे वो उस पर लेता है, वो वॉलेट यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। कई लोग हैं जिनके बाहर के वॉलेट हैं, ठीक है, वो उनको कहते हैं कि आप अगर अपने पैसे यहाँ पे मंगवाओगे, जो कि अब फ्रीलांसर्स मंगवाते हैं, उन्होंने घर का रेंट देना है, उन्होंने बिजली का बिल देना है, उनको पैसे चाहिए। वो कहते हैं हम जब यहाँ पे अपने अकाउंट में पैसे लेंगे तो हमें तो इंटरबैंक रेट मिलेगा। इंटरबैंक रेट तो कम होता है। पता नहीं किस साइंसदान ने इजाद किया था पाकिस्तान में इंटरबैंक रेट, पूरी दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान में 3 रेट चलते, इंटरबैंक रेट, मार्केट रेट, काबुल रेट। ओ भाई एक रेट है भाई, आप बताओ कौन सा जो आज का रेट है। अच्छा, वो अब उसका ज़ाहिर है फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वो कहते हैं कि आप हमें हमारे वॉलेट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दें, हमसे पाकिस्तान में मार्केट रेट ले लें, बल्कि आप ऐसा करें मार्केट रेट से रुपया ऊपर ले लें।
आप कैश पकड़ लेते हो, वो उसके बाद उस पैसे को घुमा के क्या करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, नॉट योर कंसर्न। सो ये बड़ी सादी चीज़ है, प्रॉब्लम है हमारे बुजुर्गों को समझ नहीं आ सकती। हाँ सर, देखें इसके अंदर ये भी है कि अगर देखें अमाउंट बहुत ज़्यादा भी है, फ़र्ज़ करें कोई शख्स जो है महीने का 10-15 लाख रुपए कमा रहे हैं और वो यहाँ जिस तरह आप कह रहे हैं उस मैकेनिज्म के थ्रू उनको इन कैश यहाँ पे हो जाता है विदाउट गोइंग थ्रू बैंकिंग चैनल, तो ये कोई ऐसी रकम नहीं है जिसको छुपाना को मसला है। मतलब आपने अपना रेंट दिया, तनख्वाहें दी, अपना कुछ रखा, कुछ ना कुछ पे कर दिया, उसके बाद जो बच गया उसके अंदर क्या मसले वाली बात है, जगह कैश पे गोल्ड ले लें। मतलब आपको तजवीज़ नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है। तो सर इसकी रोकथाम के लिए तो देखिए मसला ये है कि क्योंकि इस चीज़ की निशानदेही हो गई है, अब जैसे VPN रजिस्टर करना है वैसे अब ये ना हो ना कि जी फ्रीलांसर भी रजिस्टर होना शुरू हो जाए, हर चीज़ रजिस्टर्ड होनी चाहिए सर। और जब रजिस्टर हो जाएंगे तो हमें पता होगा जी कि आपके फाइनेंशियल्स आपने डिक्लेयर करने हैं कि आपको इनकम कहाँ से है। मैं कहता हूँ ये सारा कुछ भी किया जाए जस्ट फॉर द सेक के रेमिटेंसेस बढ़ जाएँ, तो उसके अंदर भी ये काम पूरी तरह से हो ही नहीं सकता। सर मैं इस पर सादी सी मिसाल ले लें, वो ये है कि ऑलरेडी जो इस पे टैक्स लगता है ना वो बहुत मिनिमल है। अगर मैं बाहर पे IT सर्विस देता हूँ ना तो मिनिमल है। अब मुझे अगर वो सिर्फ 1-1.5% में मेरी जान छुटती है, मैं आपको पहले फ़ोन करूँ, फिर किसी जगह पे आपको मिलने जाऊँ, फिर वहाँ पे आपसे कैश पकड़ूँ, फिर लोगों को कैश डिस्पर्स कर, एक काम है। मुझे अगर ये सादा सा ये ख़त्म कर दें, इंटर बैंक रेट और काबुल रेट और ये ख़त्म कर दें, मैं अपने अकाउंट में ले लूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है ये पूरी हासिल करने की? सर एक तो ये ज़रूरत नहीं करने की, दूसरा अगर देखें डॉलर है ना, ये तो देखें डॉलर रुपये की बात हो रही है कि रिमिट कर रहे हैं और डॉलर को कन्वर्ट करें रुपये में। यहाँ पे अगर आप लोग सर देखें एक ज़माने में तो सर यहाँ पे यूथ का अकाउंट नहीं खुलता था, अब स्टेट बैंक कहता है जी कि हम हफ्ते के 500 अकाउंट खोलते हैं, तो ये चीज़ तो बेहतर की उन्होंने। लेकिन अभी भी इतना पेपर वर्क है कि वो एक मतलब जुए शीर है। और पहले तो ये होता था जी कि इतना डिपॉजिट लाएं तो आपका अकाउंट खुलेगा। सर बड़े लोगों के साथ हो चुका है, अब बैंकिंग सेक्टर भी समझ रहा है कि यार यूथ को अकाउंट्स खोल के दो ताकि उसकी कुछ ना कुछ तो इनकम है ना, वॉल्यूम पे खेलो। उसके अलावा सर आप लोगों को ये भी ऑप्शन दे के यार अगर आप बाहर काम करते हैं और आप डॉलर में कमाते हैं, आप यहाँ पे डॉलर में रख लें, आप डॉलर टू डॉलर कर लें ताकि आपको उसका बेनिफिट बाद में जाके अगर मिलना है तो मिल जाए। लेकिन सर जाहिर है ये ख्वाहिशात हैं, ये हो नहीं सकती और ये इस पे चलें बात, और ये एक मुस्बत अमल है। बहरहाल सर वक्त ख़त्म हो जा रहा है, इजाज़त लेनी पड़ेगी, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।